Hey everyone, welcome back to my channel Acing Exams. I am Bhumika Sharma and here we are preparing the syllabus for our term 2 examination for class 10th. And this is the video for Nationalism in India part 3. I have already explained part 1 and part 2. It's on my channel. So I'll drop the link down in description box. You guys can go through it. I have explained each and every topic in a very detailed and simple manner. एंड ऑल्सो मैंने आपको इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है और प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो ऑल्सो गो थ्रू इट वंस. आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट योर हिस्ट्री सिलेबस इन 4 पार्ट्स. लाइक वी हैव ओनली 1 चैप्टर इन आवर टर्म 2 एग्जामिनेशन एंड that is nationalism in India. So I have decided to complete it in 4 parts. 2 I have already dropped and 1 I'll be posting today. Like this is the third part, and this approach is quite beneficial in all ways because it is one of the lengthiest chapter from your term 2 syllabus, and that's why in order to you don't freak out by seeing the duration 1.5 hour or 1 hour of video. So to boost up your self confidence and interest, I have decided to post this chapter in 4 parts which I am doing. So this is the third part. अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड टॉपिक की, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस. अब हुआ क्या था, मैंने आपको लास्ट पार्ट में समझाया था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया था तो उसके बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे मूवमेंट्स वगैरह की वजह से, और वो जो काउंसिल इलेक्शन सब होने वाले थे उनमें पार्ट लेना चाहते थे. ऑल्सो यहाँ से आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन निकल के आता है. ये जो प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे ये होने वाले थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. जो 2 मेन लीडर्स थे जो इस इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते थे वो थे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. और हुआ क्या था, जब 1920 एंड पे आ रहा था तो हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी. हुआ क्या था कि एक तो जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए थे 1926 के दौरान, और फिर 1930 के बाद तो बिल्कुल कोलैप्स ही हो गया था. और उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो डिमांड थी वो बहुत कम हो गई थी और जो एक्सपोर्ट्स जाते थे हमारी कंट्री से वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे डिमांड के साथ. और जो हार्वेस्ट थी, हार्वेस्ट क्या होता है, जो किसान उगाते हैं वो उनको सेल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, जिसकी वजह से वो रेवेन्यू भी पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी हार्वेस्ट सेल नहीं हो रही थी और इस वजह से वो अर्न नहीं कर पा रहे थे और वो फिर रेवेन्यू भी आगे पे नहीं कर पा रहे थे. तो अब ना इसके बाद जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी हमारी, यानी कि जो टोरी गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, इन्होंने कमीशन बनाया. एक स्टेचुअरी कमीशन था ये, यानी कि परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था. इसका नाम क्या रखा, साइमन कमीशन, क्योंकि इसका लीडर कौन था, सर जॉन साइमन. ठीक है. और ये कमीशन बनी किसके लिए थी कि वो आएंगे इंडिया में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे. ओके, इट्स फॉर गुड, बट द थिंग where it went wrong was कि इसमें कोई इंडिया का पर्सन ही नहीं था, कोई इंडिया का कैंडिडेट इस कमीशन में इंक्लूडेड ही नहीं था. अब इफ़ यू आर कमिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज ऑफ इंडिया इट हैज़ टू रिक्वायर एनी इंडियन पर्सन इन इट. सो इट वॉज नॉट देयर. इस वजह से जब 1928 में साइमन हमारे इंडिया में आए तो सबने उनको ट्रीट किया एक स्लोगन के साथ, गो बैक साइमन. आई होप यू हैव ऑलरेडी रेड दैट बिफोर समवेयर. तो जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने इस गो बैक साइमन स्लोगन को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो था वो हमारा पॉसिबल नहीं हो पाया. अब इसके बाद ये सब देखने के बाद, ये गो बैक साइमन के बाद क्या हुआ, जो हमारे वाइस रॉय थे, कौन थे वो, उनका नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड इरविन. हाँ, तो ये जो हमारे वाइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने अक्टूबर 29 में हमारे इंडियन लीडर्स को एक लालच टाइप दिया. और ये कब दिया, ये ऑफर कब दिया, हमारे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी. ठीक है. तो इन्होंने एक ऐसा लालच दिया कि हम आपके जो लीडर्स हैं उनको एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और SC बोस ने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया था. दे रिफ्यूज द ऑफर. ओके. अब दिसंबर 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने, हमारे उस सेशन के लोगों ने क्या डिमांड की, पूर्ण स्वराज. और फिर इन्होंने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया. बट द सेलिब्रेशंस वर ऑल टेम्पररी. ओके, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस.
अब हुआ क्या, हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने 31 जनवरी 1930 को ये जो वाइसरॉय इरविन थे इनको एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने 11 डिमांड्स मांगी। और उनमें से जो मेन डिमांड थी वो ये था कि जो टैक्सेस है हमारे सॉल्ट पे वो एबॉलिश हो जाने चाहिए बाय 11 मार्च। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो 12 मार्च 1930 से ही सॉल्ट मार्च शुरू कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से दांडी तक। उनकी जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हुई और इस वजह से उन्होंने 12 मार्च 1930 से सॉल्ट मार्च शुरू की। एंड 1 मार्क का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से कहाँ तक? इट वॉज फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। ओके, देन उनको किसने अकम्पनी किया? 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स ने गांधी जी को अकम्पनी किया और उन्होंने 240 माइल्स का जो डिस्टेंस था वो कवर किया था और ये करने में उनको 24 डेज लगे थे, यानी कि वो 10 माइल्स पर डे चलते थे। और इस सॉल्ट मार्च के ड्यूरिंग उनको थाउजेंड्स ऑफ पीपल मिलने आते थे, उनसे उनका स्वराज का आइडिया जानने और स्वराज का क्या मतलब होता है इस बारे में डिस्कशन करने। और 6 अप्रैल 1930 में वो दांडी पहुंचे और उन्होंने जो सॉल्ट लॉ था हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लगाया था उसको वॉयलेट किया बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट्रीज। और जब ऐसा हुआ तो व्हाट स्टार्टेड? सिविल डिसोबीडियंस स्टार्टेड। नाउ अगर आपने टर्म में आप देख सकते हैं डिसओबीडियंस, उन्होंने क्या किया था? लॉ को वॉयलेट किया था। और इसका मतलब क्या था? उन्होंने डिसओबे किया ब्रिटिश लॉज को। सो इस वजह से व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? सो हेयर इन माय लाइक नोट्स आप जो देख पा रहे हैं उनमें मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को CDM से डिनोट किया है और NCM से किया है मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। सो लेट्स स्टडी दैट हाउ इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो NCM में क्या था कि लोगों ने ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करने से ही बिल्कुल मना कर दिया था, दे स्टॉप्ड कोऑपरेटिंग ब्रिटिशर्स। लेकिन जो CDM है वो उसका मतलब था टू ब्रीच लॉज। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द टर्म ब्रीच, ओके। तो उन्होंने लॉज को ही तोड़ना, वॉयलेट करना शुरू कर दिया, जो कि इट वाज नॉट मेंशन्ड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ओके। और क्या हुआ था? थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे उन्होंने मैन्युफैक्चर करी सॉल्ट बनाई इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट्रीज और इन्होंने इससे अपना क्या शो किया? दे शोड देयर प्रोटेस्ट। एंड हुआ क्या? इसमें भी फॉरेन क्लोथ्स को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया गया और जो लिक्वर शॉप्स थी उनको भी बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया गया और पीजेंट्स ने भी रेवेन्यू बिल्कुल देना बंद कर दिया। और जो फॉरेस्ट लॉज थे, एज आई हैव टॉट यू अर्लियर, कि जो आदिवासी थे वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे अपना कुछ भी सामान लेने, फ्रूट्स एंड ऑल, और वो ग्रेज नहीं करा सकते। तो दिस लॉ वॉज ऑल्सो वायलेटेड अंडर civil disobedience movement. Now after all this happened, obviously British government was not there to sit like putting hands upon their hands. Now let's study what they reacted. Now what they started, उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया एंड उन्होंने अप्रैल 1930 में, now it is an important question, 1 मार्क का क्वेश्चन, अप्रैल 1913 में उन्होंने खान अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से लाहौर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। खान अब्दुल गफर खान थे, ये बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे गांधी जी के और ये उनके हर एक मूवमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे और फॉलो करते थे। और फिर महात्मा गांधी को भी 1 महीने बाद अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से जो शोलापुर के वर्कर्स थे उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और यहाँ तक कि विमेन एंड बच्चों को भी मारा गया। और जो पीसफुल सत्याग्रही थे, जो पीसफुली सत्याग्रह कर रहे थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये रिएक्शन देखने के बाद ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, गांधी जी कॉल्ड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पैक्ट साइन कर लिया इरविन के साथ। हु इज इरविन? जिनको उन्होंने लेटर लिखा था डिमांडिंग 11 डिमांड्स, ओके। उन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम क्या था? गांधी इरविन पैक्ट। और ये 5 मार्च 1931 में उन्होंने बोला था कि आप लंदन आके इसको साइन कीजिए और हम सारे कांग्रेस लीडर्स को भी छोड़ देंगे, और कुछ उन्होंने प्रोविजंस बताई इस पैक्ट की। और गांधी जी लंदन गए इन 1931। ही केम बैक वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज जैसा जैसा उन्होंने बताया था वैसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। दे डिडंट गिव एनीथिंग अकॉर्डिंग टू दे हैव प्रॉमिस्ड,
ओके और ये जो पैक्ट साइन होने वाला था, ये कहाँ होने वाला था? सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस। एंड वन मोर थिंग टू हाईलाइट, वो दिसंबर 1931 में गांधी जी गए थे लंदन टू साइन द पैक्ट और वो डिसअपॉइंटेड वापस आए थे। ओके और जब वो वापस आए तो एक न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन स्टार्ट हो गया था इंडिया में। यानी कि हुआ क्या था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने, रिप्रेशन क्या होता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव डालना और बहुत ज़्यादा अपना मतलब इल रूल शुरू कर दिया था इंडियंस के ऊपर। नंबर वन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया और जो खान अब्दुल गफर खान थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया अलॉन्ग विद जवाहरलाल नेहरू। और स्ट्रिक्ट लॉज बना देगा कि कहीं सत्याग्रह नहीं होगा और कहीं बॉयकॉटिंग नहीं होगी। ये सब देखने के बाद गांधी जी कंपेल हो गए एंड उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस शुरू कर लिया 1931 में। नाउ आफ्टर इट 1934 में उस मूवमेंट का मोमेंटम जो था वो लूज हो गया। अब वो कैसे हुआ, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस यू इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट में पढ़ाया है। अब हम अपना लास्ट पार्ट खत्म करेंगे पार्ट 4 में एंड देयर आई विल बी एंडिंग द चैप्टर। स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।